हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 39A। सो हम आर्टिकल 39A ऑफ डीपीएसपी तो देखेंगे, जो कि हमें फ्री लीगल एड का प्रोविज़न देता है। पर अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब डीपीएसपी, हम फ्री लीगल एड का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे यहाँ पे। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं कि ओके, जो फ्री लीगल एड है ये हमारे देश में किन नागरिकों को यानी किन लोगों को मिल सकता है, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, और अगर उनमें से किसी व्यक्ति को फ्री लीगल एड फाइल करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, और ये पूरा फ्री लीगल एड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम A to Z सब कुछ अपने आप में एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो फ्री लीगल एड और उससे जुड़ी बातें आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 39A कहता क्या है। आर्टिकल 39A कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, आर्टिकल 39A जो है ये हमारे सिटीजन्स को गिवन है। तो आप देखिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस का मतलब है कि हमारे देश में जो भी नागरिक हैं, महिला पुरुष, ठीक है, उन सभी लोगों को न्याय का समान अवसर मिले। ठीक है, समान अवसर मिले न्याय के लिए, या न्याय का समान अधिकार मिले, और उस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्री लीगल एड का मतलब ये है, देखिए, जब भी अगर आप किसी क्रिमिनल या किसी सिविल केस में अगर आप विक्टिम हैं, तो जब आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं जस्टिस के लिए, ठीक है, तो कोर्ट में आपकी जो केस फाइल करता है वो एक लॉयर होता है। ठीक है, तो जो लॉयर आप हायर करते हैं उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, कोर्ट की भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपका लॉयर फाइल करता है और जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की भी अपनी कुछ फ़ीस होती हैं। ठीक है, अदर चार्जेस होते हैं कोर्ट में, अगर आपके बिहाफ पे किसी विटनेस को ले जाना है तो उसको लेके जो चार्जेस इनकर्ड होती हैं। तो मतलब जो कुछ भी आपके केस के रिगार्डिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग से आपके लॉयर का एक्सपेंस, ये सब कुछ जोड़कर जो पैसा आता है, अगर वो सारा पैसा सरकार बियर करे आपके बिहाफ पे, तो आपको फ्री लीगल एड मिल रहा है। और अगर ये सारा खर्चा आप अपना खुद ही उठाते हैं तो फिर आप अपने मनपसंद का लॉयर हायर कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉम्पिटेंट लॉयर। तो फ्री लीगल एड उन लोगों को दी जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो ये सारे खर्चे उठा सकें, या फिर वो कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लिए जस्टिस इंश्योर कर सकें, ये पूरा जो लॉयर हायर करना, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ऐसे लोग जिनको कि इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो इन लोगों के लिए सारा जस्टिस का काम, जस्टिस दिलाने का काम स्टेट करेगी, उसका सारा खर्चा स्टेट उठाएगी। और हम देखेंगे कौन लोग इसके लिए इंटाइटल्ड हैं और ये कैसे काम करता है। उससे पहले ज़रा आर्टिकल 39A का लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 39A कहता है कि द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम। ओके, द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो सरकार है उसे एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना चाहिए जो कि न्याय को यानी जस्टिस को प्रमोट करे, इस आधार पे कि हर व्यक्ति को उसका अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, in particular provide free legal aid by suitable legislation scheme or by any other way to ensure that opportunities of securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disability। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 39A सरकार को ये भी निर्देश दे रहा है कि सरकार को फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है, जो भी सुटेबल लेजिस्लेशन स्कीम या कोई भी प्रोविज़न बनानी है तो सरकार बनाए,
जिससे उन नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कर सके, उन नागरिकों को न्याय का अवसर दे सके जो अपने इकोनॉमिक डिसेबिलिटी या किसी अदर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से उसे सिक्योर नहीं कर सकते, यानी जो जस्टिस को सिक्योर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक या फिजिकल डिसेबिलिटी, उनको स्टेट फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे थ्रू लेजिस्लेशन, लॉ और बाय एनी प्रोविजन, ठीक है, उनको भी न्याय पाने का अवसर प्रदान करें। अब देखिए, मैंने आपको डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से 39 पढ़ा दिया। 39 के बाद 40 होना चाहिए था, पर 39 और 40 के बीच में 39A है। इसका मतलब है कि इसको बाद में डाला गया। अब बाद में जो भी आर्टिकल्स डाले जाते हैं वो अमेंडमेंट से आते हैं, तो आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। अब देखिए, फ्री लीगल एड तो मैंने बता दिया कि विक्टिम के बिहाफ पे स्टेट लॉयर प्रोवाइड करता है, सारा एक्सपेंसेस स्टेट बियर करता है, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री लीगल एड। लेकिन इस फ्री लीगल एड को देने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत गवर्नमेंट ने नालसा को बनाया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यानी कि इंडिया में जो भी फ्री लीगल एड हैं, ठीक है, फ्री लीगल एड की जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों को गवर्न करने का काम नालसा करती है। साथ ही साथ फ्री लीगल एड के प्रोविजंस, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना नालसा तो करती है, नालसा ये भी इंश्योर करती है कि देश में लीगल अवेयरनेस जनरेट हो सके, और नालसा ये भी इंश्योर करती है कि जो हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शंस हैं उनको स्पीडी या फास्ट रिजोल्यूशन मिल सके ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो अब हम इस लेक्चर, और देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो भी लोग या नागरिक फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड हैं उनको, उनके बारे में सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 बात करता है। यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 12 में ये डिफाइंड है कि किन सर्कमस्टांसेस में किन लोगों को हमारे देश के अंदर फ्री लीगल एड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे। इन सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि नालसा मोटे मोटे तौर पे हमारे देश में क्या काम करता है। तो पहला काम तो है कि फ्री लीगल एड के प्रोविजंस, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। दूसरा है लीगल अवेयरनेस। अब ये लीगल अवेयरनेस देश में बढ़ाने के लिए नालसा टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंप लगाती है, ठीक है। प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। डिजिटल मीडिया यानी थ्रू टेलीविजन्स और थ्रू डिजिटल मीन्स, ठीक है। साथ ही साथ नालसा जो है ये लोक अदालत्स को भी ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, जहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कोर्ट में पेंडिंग हो या अभी कोर्ट में फाइल होना बाकी हो, सो उन सारे केसेस को ग्राउंड मतलब ग्रामीण लेवल पे लोक अदालत में, ठीक है, स्पीडी उसका उन डिस्प्यूट्स का स्पीडी जो है रिजोल्यूशन सेटलमेंट हो जाए। अब देखिए लोक अदालत सिविल केसेस को तो देखती है, साथ ही साथ लोक अदालत क्रिमिनल केसेस को भी हियर करती है, ठीक है। लोक अदालत आर जस्ट लाइक कोर्ट्स, ओके, पर यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस में जजमेंट और हियरिंग कर सकती है लोक अदालत, वो हैं कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, यानी ऐसे क्रिमिनल केसेस जहाँ पे दोनों पार्टी का जो डिस्प्यूट है, पार्टी ए और बी के बीच में, उसका डिस्प्यूट सेटल की जा सके उनके एग्रीमेंट के थ्रू, कि मतलब उनमें से, मतलब छोटे मोटे अगर कोई क्रिमिनल केस है जिसमें जो विक्टिम है उसको कोई मतलब कि आप समझ लीजिए कि कोई फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिल जाए, और जिसने कि वो क्राइम किया था, ठीक है, और विक्टिम उस फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के बाद एग्री हो जाए कि ठीक है मैं अपना केस वापस लेता हूँ, तो जो भी हल्के फुल्के केसेस हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, फैमिली कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई मतलब आसपास में अगर लोगों ने कोई छोटी मोटी मारपीट की है, तो जो भी कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस है, यानी जहाँ पे डिस्प्यूट को दोनों पार्टी को इस तरह से
कॉम्पनसेशन क्रिएट करके इस तरह से एग्री कराया जाए कि जो विक्टिम पार्टी वो अपने केस को वापस ले ले। तो उन सब छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस को लोक अदालत हियर करती है, ठीक है। बाकी तो सिविल केसेस तो लोक अदालत कवर करती है। लेकिन नालसा के अंदर, नालसा अब आपको देखिए कि फ्री लीगल एड नालसा लोक अदालत, तालुक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी लेवल्स पे नालसा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और नालसा क्रिमिनल केसेस में भी, अगर आप किसी क्रिमिनल केस में विक्टिम हैं तो भी आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। और अगर किसी सिविल केस में अगर आप विक्टिम हैं और आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी या आपको फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है तो भी आपको फ्री लीगल एड का कवरेज मिलेगा। और नालसा फ्री लीगल एड का कवरेज कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स इन सभी जगह पे देती है। ट्राइब्यूनल्स भी कोर्ट की तरह होते हैं। समटाइम्स ट्राइब्यूनल्स आर क्वासाई जुडिशियल, ओके, दे आर नॉट प्योरली लाइक कोर्ट। मतलब क्वासाई जुडिशियल मतलब कि जो अगर दो पार्टी में डिस्प्यूट है सॉरी थोड़ा मेरा गला ख़राब है। अगर मान लीजिए दो पार्टी में डिस्प्यूट है, पार्टी ए और बी, और इन दोनों का डिस्प्यूट कोई पार्टी सी सेटल कर रही है, तो अगर मान लीजिए कि जो ए है वो विक्टिम है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस लेते हैं, ठीक है, तो सी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सॉरी ए जो है आप विक्टिम हैं, बी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अगर उनका ही कोई हायर अथॉरिटी या ऑफिसर अगर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है तो ये क्वासाई जुडिशियल हो जाएगा। यानी बी और सी जो हैं वो सेम डिपार्टमेंट या सेम फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हैं। तो कहने का मतलब है कि और ट्राइब्यूनल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्योरली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो कोर्ट की तरह ही काम करें, पर इनको बनाया जाता है कुछ खास तरह के मामलों को हियर करने के लिए, ठीक है, कुछ खास तरह के मामलों में, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस के फास्ट रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। खास करके सिविल केसेस के मामले में जो भी आपके बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी के जो केसेस होते हैं उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्री लीगल एड कोर्ट्स में भी प्रोवाइड होगा, किसी ट्राइब्यूनल में भी प्रोवाइड होगा, ठीक है, नालसा के द्वारा। अब देखिए जो जितनी भी सारी फीस हैं आपके फ्री लीगल एड का उसे स्टेट बियर करती है। नालसा लीगल एडवाइस देती है, जो भी विक्टिम है उसके केस के रिगार्डिंग जो भी उसके जजमेंट आई है उसकी कॉपीज़ प्रोवाइड करना, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उसे देना, ठीक है। और आप अगर विक्टिम हैं तो आप अपने चॉइस का लॉयर भी मांग सकते हैं, पर नालसा बोर्ड मतलब नालसा के अंदर जो उनकी अपनी कमेटी या बोर्ड है वो डिसाइड करेगी, आपके केस को स्क्रूटनी करेगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका ज्यूरिसडिक्शन केस स्क्रूटनी के बाद अगर उनको आपके चॉइस का लॉयर वो दे सकते हैं तो देंगे, अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको वो दूसरा लॉयर देंगे जिसे आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके चॉइस का लॉयर अगर उसके अभी वो लॉयर फ्री है, ठीक है, अगर उनके पास केसेस नहीं हैं देन आपका केस उनको दे दिया जाएगा। अगर उनकी कॉम्पिटेंस है कि वो आपके उस केस को हियर कर सकते हैं, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन भी मायने रखती है ना, कि अगर मान लीजिए आपका केस आपको फ्री लीगल एड हाई कोर्ट में मिलना है तो वहाँ पे जो लॉयर होगा और जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके लिए केस लड़ेगा उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के ज्यूरिसडिक्शन, डिपेंडिंग अपॉन आपका केस, ठीक है, तो आपके मनपसंद का लॉयर आपको नालसा प्रोवाइड कर सकती है या कोई और कॉम्पिटेंट लॉयर आपको दे देगी। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट सवाल था कि ओके फ्री लीगल एड कैसे मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगा। तो मैंने बताया कि जो भी लोग फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड हैं वो सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में मेंशन्ड है। तो देखते हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 12 में क्या लिखा है, क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज, ओके, एवरी पर्सन हु हैज़ टू फाइल और डिफेंड द केस शैल बी entitled to legal services under this act if that person is। यानी कि
जो भी ये एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इस एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति अपना केस फाइल करता है, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करता है कि उसको फ्री लीगल एड या फिर उसके केस को डिफेंड किया जाए, ठीक है, अगर वो व्यक्ति इन क्राइटेरियाज में फॉल करता है तो उसको उसके केस को मतलब फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी या उसका केस डिफेंड किया जाएगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो जो सब क्लॉज ए है वो कहता है कि अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या सिटीजन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है, इस कास्ट से आता है, तो वो व्यक्ति इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए, ठीक है। अब वो व्यक्ति इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए फ्रॉम तालुक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी हर लेवल पे उसको इंटाइटलमेंट है। ये जितने भी व्यक्ति हैं इनको फ्री लीगल एड फ्रॉम बॉटम ऑफ द कोर्ट टू अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सभी जगहों पे इनको इंटाइटलमेंट है, सभी जगहों पे इनको फ्री लीगल एड मिलेगा इफ़ दे अप्लाइड फॉर दैट। सब क्लॉज बी कहता है अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23 पढ़ाते समय मैंने कहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों की तस्करी मतलब नॉट वो तो स्मगलिंग हो जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक कमोडिटी। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये प्रिवलेंट होता है वीमेंस के केस में फॉर सेक्स वर्क, ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है, या अगर कोई व्यक्ति बेगार का शिकार है, मतलब बेगार मीन्स होता है लेबर विदाउट पेमेंट, यानी उससे लेबर लिया जा रहा हो और उसको उसका वेज या पेमेंट ना मिल रहा हो, या कोई फोर्स्ड लेबर यानी लेबर अगेंस्ट द विल, ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब विक्टिम हो या बेगार या फोर्स्ड लेबर का विक्टिम है तो उसे फ्री लीगल एड मिलेगा। अ वीमेन और अ चाइल्ड, अगर कोई महिला है या कोई बच्चा है, बच्चा मीन्स एनीवन हु इज़ बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ये 14 ईयर्स और बिलो दैट, तो अगर कोई महिला या बच्चा है तो वो फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड है। सब क्लॉज डी क्या कहता है? अ पर्सन विद डिसएबिलिटी एज डिफाइंड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द पर्सन विद डिसएबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको डिसेबिलिटी है जो कि सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में फॉल करता है, ठीक है, और जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के अंदर कवर होता है। तो ऐसा कोई भी डिसेबल व्यक्ति जो है जो कि इस एक्ट के अंदर कवर होता है, अगर उसकी डिसेबिलिटी इस एक्ट के अंदर कवर होती है, इस एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के अंदर कवर होती है, तो वो व्यक्ति इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। सब क्लॉज ई क्या कहता है? अ पर्सन बीइंग अ विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, ठीक है, एथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर। तो बेसिकली सब क्लॉज ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई सिटीजन पुरुष या महिला, ठीक है, अगर वो किसी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर का अगर वो विक्टिम है तो उसे मिलेगा फ्री लीगल एड। अब उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर या कोई मैन मेड मास डिजास्टर हो, ठीक है, मतलब किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट कर दिया गया या फिर मतलब किसी भी तरह का मास डिस्ट्रक्शन में अगर कोई व्यक्ति विक्टिम हुआ है जिसे किसी मैन मेड ने कॉज किया है तो वो इंटाइटल्ड है। एथनिक वायलेंस, ठीक है, अगर उसमें कोई व्यक्ति विक्टिम है तो उसे मिलेगा, अगर कास्ट एट्रोसिटी हुई है तो मिलेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम के मेंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लास का कोई वीकर सेक्शन का व्यक्ति है जिसके साथ जाति के आधार पे उसका दमन किया गया हो या उसके साथ क्राइम की गई हो तो वो इंटाइटल्ड है। जो फ्लड विक्टिम है, ड्रॉट यानी सूखा का, अर्थक्वेक, ठीक है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है, तो ये लोग इंटाइटल्ड हैं। सब क्लॉज एफ कहता है एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, यानी अगर किसी इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई वर्कर है तो वो इंटाइटल्ड है। सब क्लॉज जी कहता है इन कस्टडी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति
ऐसे किसी कस्टडी में है तो उसे भी फ्री लीगल एड की, मतलब अगर कोई व्यक्ति इन कस्टडीज़ में है तो वो फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड है। किन कस्टडी की बात हो रही है? कस्टडी इन ए प्रोटेक्टिव होम, ठीक है, वो किसी प्रोटेक्टिव होम के कस्टडी में है। और वो क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ई मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, यानी कि जो ई मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन होम में रखा गया है तो वो इंटाइटल्ड है, यानी कोई ऐसी महिला या कोई पुरुष। जुवेनाइल होम, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, मैंने आपको आर्टिकल 39 पढ़ाते समय बताया था कि आर्टिकल 39 के सब क्लॉज एफ की वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 बनाया गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कोई बच्चा किसी जुवेनाइल होम में है जो कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज जे में आता है, ठीक है, तो वो इंटाइटल्ड है। या कोई व्यक्ति किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है या किसी नर्सिंग होम में है जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंदर आता है, तो वो इंटाइटल्ड है। यानी ये कुछ प्रोटेक्टिव होम या प्रोटेक्टिव कस्टडी हैं, ठीक है। तो कोई जुवेनाइल होम के अंदर कोई विक्टिम बच्चा है, कोई मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत किसी साइकेट्रिस्ट या किसी नर्सिंग होम में कोई पेशेंट या कोई विक्टिम है, या मान लीजिए कि ई मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत अगर कोई महिला या पुरुष किसी प्रोटेक्टिव होम में है, तो उन सभी लोगों को जस्टिस मिलेगी या उन सभी लोगों को जो लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो फ्री लीगल एड है। अब सब क्लॉज एच क्या कहता है? अब सब क्लॉज एच जो है ये एनुअल इनकम की बात करता है। अभी तक आपने देखा सब क्लॉज ए से सब क्लॉज जी तक जो भी विक्टिम्स थे उनको डिफ़ाइन किया गया था कि ये अगर इन सिनेरियोज़ में या इन कैटेगरीज़ के या इन चीज़ों के अंदर फॉल करेंगे तो उनको मिलेगा। सब क्लॉज एच बोलता है कि इनकम के आधार पे, यानी सब क्लॉज एच सभी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए है जिनको इनकम क्राइटेरिया में फ्री लीगल एड देता है। अब यहाँ पर देखिए इनकम क्राइटेरिया क्या है कि इन द रिसीट ऑफ एनुअल इनकम लेस देन ₹9,000 और सच अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट इफ़ द केस इज़ बिफोर अ कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर आप जिस भी राज्य में हैं उस स्टेट के अंदर जो भी तालुक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, उस स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट आते हैं, ठीक है, उन कोर्ट्स में आपको फ्री लीगल एड पाने के लिए आपका जो 1 साल की इनकम, जो एनुअल इनकम है, जो सालाना आय है, वो 9,000 से कम होनी चाहिए। फ़िलहाल में यही है। और इस 9,000 या 9,000 से कम की राशि स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। अगर कोई स्टेट चाहे कि हम उन सभी वीकर सेक्शन या पुअर पीपल को फ्री लीगल एड देंगे जिनकी एनुअल इनकम 12,000 या उससे कम है, ठीक है, या 15,000 या उससे कम है, तो वो इस राशि को बढ़ा सकती हैं। तो फ़िलहाल में 9,000 या उससे कम राशि के लोगों को फ्री लीगल एड मिलती है इन ऑल द कोर्ट्स विच फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट स्टेट। पर यह सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो एनुअल इनकम, ठीक है, तय करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी विक्टिम को, किसी व्यक्ति को फ्री लीगल एड पाना है तो उसकी जो एनुअल इनकम यानी सालाना आय है वो 12,000 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल में ये क्राइटेरिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो इस राशि को बढ़ा सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस राशि को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सब क्लॉज एच कह रहा था। तो अब एक अहम सवाल प्रोसीजर में बताऊं उससे पहले एक चीज़ जो मैं भूल गया बताना आपको कि फ्री लीगल एड ज़रूरी क्यों है, वाई फ्री लीगल एड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए फ्री लीगल एड है, देखिए हर व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है, ठीक है, हर व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए बिकॉज दिस इंश्योर्स ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी कि ऑडी अल्टरम पार्टम जो है वो ये कहता है कि हियर द अदर साइड, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट ट्रायल हो रही है
तो जो भी पार्टी डिस्प्यूट में है उन दोनों को सुना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक्यूज्ड है तो उस एक्यूज्ड को कोर्ट में सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जज साहब उसकी बात सुनेंगे, ठीक है, उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए, अगर हम ऑडी अल्टरम पार्टम को इंश्योर ना करें या फिर किसी एक्यूज्ड को या किसी विक्टिम को, ठीक है, अगर सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 20 का। आर्टिकल 20 क्या करता है कि इट प्रोटेक्ट द पर्सन एनी पर्सन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन, यानी अगर कोई एक्यूज्ड है और उसका बिना कोर्ट हियरिंग के, बिना सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन के अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करके उसे कॉन्विक्ट करती है तो यह आर्बिट्ररी कन्विक्शन होगा। बिकॉज आर्टिकल 20 वो सारे गाइडलाइंस बनाती है जिसके तहत कोर्ट काम करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी बहुत फेमस बात है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ कि एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी हर एक्यूज्ड निर्दोष है जब तक से कोर्ट में प्रॉपर एविडेंस के साथ उससे क्रिमिनल या गिल्टी साबित नहीं की जाए, ओके। साथ ही साथ सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन या ऑडी अल्टरम पार्टम जरूरी है टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21, जो कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी देता है। तो टू प्रोटेक्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल 21 एवरी पर्सन should be given sufficient legal representation, okay। so that is why ये एक बात मैं भूल गया था। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जिसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है या फिर आप देख लीजिए अगर वो इन कैटेगरीज़ में विक्टिम है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ, देखिए, सब क्लॉज जो जी है वो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कोई मेंटल हॉस्पिटल में है, और सब क्लॉज जी से पहले जो क्लॉज था सब क्लॉज डी जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता है। तो ये सारे लोग, ठीक है, अगर किसी और सब क्लॉज एच इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करता है। तो कोई व्यक्ति अपने इकोनॉमिक डेप्रिवेशन यानी इकोनॉमिक इनकैपेसिटी या फिर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से वो जस्टिस से डिप्राइव्ड ऑफ ना हो, उसको भी आर्टिकल 21 मिल सके, उसका भी आर्टिकल 20 इंश्योर हो सके, इसके लिए फ्री लीगल एड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और एक सभ्य समाज के लिए, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि मैंने यहाँ बता तो दिया कि सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे सब क्लॉज ए से जी तक कौन से लोग हैं जो फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड है, और सब क्लॉज एच जो है वो इनकम के आधार पे बात करता है कि स्टेट के अंदर के कोर्ट्स में अगर किसी को फ्री लीगल एड पानी है तो उस व्यक्ति की 1 साल की आमदनी 9,000 या उससे कम होनी चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल एड पानी है तो उसके 1 साल की आमदनी 12,000 या उससे कम होनी चाहिए। पर ये दोनों ही राशि गवर्नमेंट्स बढ़ा सकती हैं। स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, ठीक है। अब देखिए कि कैसे आप अगर इन कैटेगरीज को आप फुलफ़िल करते हैं या आपके जानने में कोई व्यक्ति फुलफ़िल करता है जो विक्टिम है, ठीक है, किसी केस में या एक्यूज्ड है, और उस विक्टिम को अगर अपनी जस्टिस पानी है या एक एक्यूज्ड का सफिशिएंट लीगल रिप्रेजेंटेशन कराना है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसका फेयर ट्रायल हो, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। देखिए, अगर आपका केस किसी तालुक कोर्ट में है, तालुक कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो तहसील लेवल पे या बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है, तो अगर आपका केस किसी तालुक कोर्ट में है तो उस तालुक कोर्ट के अंदर उसके प्रीमाइस के अंदर, मतलब उसके जो बाउंड्री हैं, बाउंड्री के अंदर ही आपको मिल जाएगा तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी, ठीक है। हर तालुक कोर्ट में होती हैं, उनके प्रीमाइस में या उनके जस्ट बाहर, ठीक है। तो तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी में अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप जाकर वहाँ पे अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रही होगी तो उस तालुक कोर्ट में आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी बाय दैट कमेटी। अगर आपका केस किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के कोर्ट प्रीमाइस के अंदर ही होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। इन सब का गठन नालसा के अंतर्गत ही होता है, ठीक है।
तो वहाँ पर आप अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं और आपको उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको हाई कोर्ट में लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपका केस हाई कोर्ट लेवल पे है और वहाँ आपको फ्री लीगल एड चाहिए, तो जो भी आपका स्टेट है उन कंसर्न्ड स्टेट के अंदर जो उनका हाई कोर्ट है, उनके हाई कोर्ट के प्रीमाइस या कैंपस के अंदर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है। आप उनको अप्रोच करें, अपना केस बताएं। अगर आप इस सेक्शन 12 के अंदर आते हैं तो आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। इन केस ये जो तालुक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर ये जो भी लीगल सर्विसेज यानी तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या तो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, अगर इन जगहों से आपको फ्री लीगल एड नहीं मिलता है लेकिन आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। ठीक है, हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। ठीक है, आप उनको अप्रोच करें, आप बताएं अपना केस। आपका केस जिस भी लेवल मतलब जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा होगा, वहाँ पर वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी, इंश्योर करेगी। ठीक है, और अगर आपका केस जो है वो स्टेट जुरिस्डिक्शन यानी हाई कोर्ट के ऊपर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आपका केस फॉल करता है, इन दैट केस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइस या कैंपस है उसी के अंदर है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। तो आप सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी को अप्रोच करें, अपना केस बताएं। इफ़ यू फुलफिल सेक्शन 12 दे विल प्रोवाइड यू फ्री लीगल एड। ठीक है, मतलब आपके सारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के फीस, लॉयर फीस, विटनेस के एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस सब कुछ फ्री में होगा और पूरे जजमेंट का, उन सारे चीज़ों का, विटनेस का सब आपको रिटन कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो पूरा जो आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग है, मतलब जो भी आपके केस में प्रोसीडिंग होनी है A to Z सब कुछ फ्री दी जाएगी, कंसल्टेशन भी फ्री में दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो ये तो सारा प्रोसीजर हो गया। इन केस मान लीजिए इनमें से जो भी तालुक कोर्ट के अंदर फ्री लीगल सर्विसेज की जो कमिटीज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्टेट लेवल पे, अगर ये लोग आपके केस को रजिस्टर करने से मना करते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं नालसा में, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और ये आपके केस को देखेंगे। ठीक है, अगर आप सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में फॉल होते हैं सेक्शन 12 में, तो नालसा आपके केस का जो भी जुरिस्डिक्शन होगा उसके हिसाब से आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ मैंने बताया था कि आप अपने चॉइस का लॉयर भी ले सकते हैं अगर आपको इतनी जानकारी है, लेकिन आपको वो लॉयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नालसा की कमेटी या बोर्ड तय करती है। वो लॉयर ऑलरेडी किन केसेस में इन्वॉल्व है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, आपका केस का नेचर और जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी करने के बाद इफ़ दे फील गुड दे कैन प्रोवाइड यू, अदरवाइज दे विल प्रोवाइड यू अनदर कॉम्पिटेंट लॉयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल 39A बनाया गया था टू इंश्योर ऑडी अल्टरम पार्टम which is very necessary for protection of Article 21 and for protection from arbitrary conviction, okay, whose safeguards are provided under Article 20 of the fundamental right. So this is all about it. Thank you so much.